हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आधुनिक काल के 14 भागों में प्रश्नों को लगभग 700 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और वे सभी वीडियो आप सभी देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, ये हमने ठान लिया है कि इस पुस्तक को पूरा ज़रूर करवाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप बने रहिए और लाइक और शेयर तो करते ही रहिए। और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, ये सभी यूजीसी नेट, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, ये सभी प्रश्न उनमें आए हुए हैं। और यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, ये आधुनिक काल का ये 15वां भाग है। आज हम प्रगतिवाद स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम छायावाद तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रगतिवाद स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की, विकल्प सी सही है। ये पंक्तियाँ नागार्जुन की है, विकल्प सी सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है। अगला फैक्ट है, संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगला फैक्ट है, नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं। युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शतरंगे पंखों वाली, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें, ये 1962 ईस्वी। और भस्मांकुर, ये इसका प्रकाशन 1971। हजार हजार बाहों वाली, इसका प्रकाशन 1981। तालाब की मछलियाँ, इसका प्रकाशन 1975। ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। रोटी रोटी हक की बात जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार। ये सभी पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो इनमें से युग की गंगा, ये काव्य संग्रह नागार्जुन का ना होकर केदारनाथ अग्रवाल का है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं। नींद के बादल 1947 ईस्वी। और लोक और आलोक 1957। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। आग का आईना 1970 ईस्वी की। गुल मेहंदी 1978। पंख और पतवार 1979। बम्बई का रक्त स्नान 1981। और हे तुम मेरी हे तुम हे मेरी तुम हे तुम हे मेरी तुम 1981। मार प्यार की थापे, ये 1981 की ये भी है। और बोल बोल अम्बोल, इसका प्रकाशन 1985। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 671, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। गजानंद माधव मुक्तिबोध, विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। अगला फैक्ट है, सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जा सकता है। अब देखते हैं बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जा सकता था। इसके लिए
प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने किया है। प्रगतिवाद का प्रयोग सबसे पहले 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख में लिखा है। तो चलिए देखते हैं। 672 तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो ये त्रिलोचन की काव्य रचना है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 में सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन दिसंबर 2007 में हुआ। 2007 में निधन गाजियाबाद में हुआ था। और ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ताप के ताए हुए के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रय में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। प्रगतिशील त्रय के अंतर्गत त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा स्थान त्रिलोचन शास्त्री का भी माना जाता है। अगला प्रश्न है 673। कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन पक्ष में नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, तो इनमें से यांत्रिक भौतिकवाद ये मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, बल्कि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है 674। बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है, तो चलिए देखते हैं। इनमें से बादल को घिरते देखा से संबंधित सही तथ्य, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, ये गलत है। चलिए नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं था, ये सही है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया, ये गलत है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है, तो ये सही है। 2 और 4 यानी कि इसका विकल्प डी सही है। कूट 2 और 4 यानी कि विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प डी सही है। दोस्तों इसके व्याख्या के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बार बार पढ़ने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 676। वह चिड़िया जो कविता की रचयिता है, वो चिड़िया जो कविता की रचयिता है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वो चिड़िया जो कविता की रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, हे मेरी तुम 1981 की, अपूर्वा 1984 की, पुष्पदीप 1994, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 677। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में मिला है, तो वो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 678। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है वो है प्रगतिवाद, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 679। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है, तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ठक्कन मिसिर नाम से भी बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां भी देख लेते हैं। युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित और सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में प्रकाशित, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में प्रकाशित और प्यासी पथराएं 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971,
हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियाँ 1975। ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख कवि और उनके उपनाम। तो ये परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। धूमिल, धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल, और मुक्तिबोध का गजानंद माधव मुक्तिबोध, और त्रिलोचन का वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह, और हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये सभी इस प्रकार कवियों के नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 680। आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं, और उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से ली गई है। ये पंक्तियाँ आज नदी बिल्कुल उदास थी से ली गई हैं, और ये पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। और केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, हे कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 681। निम्नलिखित असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से देखना है असत्य कथन कौन सा है। तो इनमें से मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 682। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी को माना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए है। छायावाद की समाप्ति 1936 है, तो यहीं से स्टार्ट होगा प्रगतिवाद। तो 1936 नगेन ने माना है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल 1936 ईस्वी को माना है। डॉक्टर नगेन का जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवाद काव्यधारा का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवपूजन सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि ये सभी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से उर्वशी में उठाई गई है। तो ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। एक उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर वाली उर्वशी के बारे में बात की गई। इसका उत्तर विकल्प सी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 684। निज के ही उन्मादक परमिल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है। तो इसमें वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों का तात्पर्य है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उपर्युक्त पंक्ति नागार्जुन के बादल को घिरते देखा रचना से ली गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते किसका कविता संग्रह है? तो ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प डी केदारनाथ अग्रवाल सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके अन्य कविता संग्रह भी देख लेते हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947 ईस्वी, और आग का आईना 1970 ईस्वी, अपूर्वा 1940 तथा शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी। ये सभी कविता संग्रह हैं केदारनाथ अग्रवाल के। अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम है।
नागार्जुन का वास्तविक नाम है बैजनाथ मिश्र। विकल्प बी सही है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र है, परंतु हिंदी साहित्य में उन्हें नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्हें वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगों पंखे वाले, प्यासी, पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं, यानी कि वैद्यनाथ मिश्र की हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है 687 नंबर का, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर सही है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, उपर्युक्त कथन सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद का मुख्य आधार है और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 688, स्थापना ए प्रगतिवाद सामाजिक मार्क्सवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क है इसका, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, यानी कि स्थापना गलत है और तर्क सही है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसमें स्थापना गलत है और तर्क सही है, तो विकल्प बी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 689, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार व रचना की दृष्टि से गलत है? तो इनमें से चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। नागार्जुन का युगधारा ये सही है, और शिवमंगल सिंह सुमन की वाणी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाणी सुमित्रा नंदन पंत की है। इससे पहले हम छायावाद में पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा। इसमें गलत देखना था, तो विकल्प बी सही है। त्रिलोचन की धरती है सही है, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा ये सही है। इसमें विकल्प बी गलत है, क्योंकि वीणा सुमित्रा नंदन पंत की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो इनमें से विकल्प बी सही है, कल्पना और प्रमाणता ये प्रगतिवाद की नहीं, इसका विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कल्पना और प्रमाणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की ये सभी विशेषताएं। अगला प्रश्न है 691, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है, विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की ओर जो नवीन धारा विकसित हुई नई कविता कहा जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है 692, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो ये रचना है सुदामा पांडे धूमिल के, विकल्प सही है। और ये रचना ली गई है धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं, इसका उत्तर विकल्प सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पंक्तियां धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह है। सड़क से संसद तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल नहीं है? तो चलिए इनमें से देखते हैं कौन से प्रगतिवादी मूल नहीं है। तो इनमें से व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद ये प्रगतिवादी मूल नहीं है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। कूट 1 कूट 4 विकल्प ए सही। चलिए
इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्यष्टि चेतना एक ईश्वरवाद प्रगतिवादी मूल नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से। प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियाँ शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा? तो वो है नरेंद्र शर्मा। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र शर्मा आधंध प्रगतिवादी कवि नहीं रहे। ये व्यक्तिवादी कवि यानी कि प्रेम और मस्ती का काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आधांत का प्रगतिवादी कवि हैं। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने इसका उत्तर गलत माना था। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रगतिवादी काव्य के विषय में इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव था, तो ये सही है। इसमें शोषितों की प्रति सहानुभूति है, ये भी सही है। चलिए, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आधार है, ये गलत है। और शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार है, ये तो प्रमुख प्रगतिवादी विशेषता है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आधार है, ये प्रगतिवादी दृष्टि से गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, यानी कि प्रगतिवाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही है। अगला प्रश्न है 696। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो वो कवि हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये प्रश्न कोई भी छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में, किसी भी एग्जाम का लेवल हो, सभी एग्जामों में ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है, तो वो कवि हैं नागार्जुन। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन की रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा, प्यासी पथराई आंखें, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 697। स्थापना। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, और इसका तर्क है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। तो इसमें ए और दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 698। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 699। प्रगतिवाद साहित्य उसे माना गया है। प्रगतिवाद साहित्य की विशेषता यहाँ पर बताना है। समाज यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया है, ये सही है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा में लिखा गया, ये भी सही है। और जो प्रगतिवाद का मार्ग प्रशस्त करे, ये गलत है। और किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो, बिल्कुल गलत है ये भी। तो इसका उत्तर विकल्प कूट ए बी, यानी कि दोनों सही हैं। इसमें दो विकल्प सही हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं।
दिए गए वाक्यों में प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया। प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। ये मार्क्सवाद की धारणा को लेकर चलने वाला साहित्य है जिसमें पूंजीवादी समाज का पुरजोर विरोध साहित्य के माध्यम से किया गया। अगला प्रश्न है 700 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दी गई रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विवरण इस प्रकार है। नागार्जुन की रचनाएं देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की आँख, मार प्यार की थापें इत्यादि, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी, ये लखनऊ में हुआ था। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ई.एम. फोर्स्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है 702। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन किसका है? तो यह कथन है नागार्जुन का। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न 703। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित? तो इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो हरिऔंध, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔंध, विकल्प बी सही है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हरिऔंध प्रगतिवाद से नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अन्य कवि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, ये सभी प्रगतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है? तो इसमें से प्रेरणा मिली है कार्ल मार्क्स से, विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद को सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की है। अगला प्रश्न है 705। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ? तो हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी में लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की है, जिसे पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 706। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वो तुम्हें सौंपता हूँ, ये नागार्जुन की नहीं है, बल्कि ये त्रिलोचन की है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन शास्त्री की है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान और फूल नाम है एक, अन कहनी की कुछ कहनी है, अन्य रचनाएं नागार्जुन की हैं। चलिए अगला प्रश्न है 707। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं। तो बसंती हवा ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, प्यार मार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुन जल तुम, बोल बोले बोल अब बोल, अपूर्वा जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 708। राम कथा पर आधारित काव्य कौन है? तो राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राम कथा पर आधारित भूमिजा नागार्जुन की रचना है और दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर आधारित है और कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है, जिसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन है। अगला प्रश्न है 709। प्रगतिवाद साहित्य को सो उद्देश्य मानता है। सो उद्देश्य का अर्थ है प्रगतिवाद सो उद्देश्य मानता है कि किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रगतिवाद साहित्य को सो उद्देश्य मानता है। सो उद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विषय दृष्टि से कला की रचना करना, इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है 710। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सब लिए गए हैं जनजीवन के बीच से। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आपको कमियां समझ में आए तो इसमें कमेंट करें और उस कमी को बताएं, हम उसमें सुधार तो ज़रूर करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये हमने ठान लिया है कि इस पुस्तक को पूरा ज़रूर करवाएंगे। आप लाइक और शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।